बेटा आज का जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो आज हम सेकंड लेक्चर के लिए टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो टॉपिक आपके सामने है। ये सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। आप ये समझ लें कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर का जो हार्ट है वो ये टॉपिक है। एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्सियन एंड एक्यूरेसी। इसमें पर्सियन और एक्यूरेसी के अंदर हम सारे असेसमेंट के केसेस भी देखेंगे, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का भी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी है, पावर फैक्टर का भी है। वो सारे केसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही सबसे मेन फैक्टर जो है वो डिमेंशंस के, डिमेंशंस क्या होती हैं, आप इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। याद रखना, डिमेंशंस में से लाजमी एमसीक्यू आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और बहुत अच्छी तरह से आज के लेक्चर को आपने समझना है। अब हम डिस्कस करते हैं पर्सियन को, कि पर्सियन क्या होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, पर्सियन एंड एक्यूरेसी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि पर्सियन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कंसिडर किया जाता है। पर्सियन क्या है? पर्सियन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेस पर्सियन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। पहला आप तो माइंड में ये चीज़ रखें, कई बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं। पर्सियन का मतलब ये होता है एक ऐसी वैल्यू जो कम से कम है, मीन्स के जिसका लीस्ट काउंट कम है। आप लीस्ट काउंट का वर्ड यूज कर लें या आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज कर लें, दोनों का मतलब ही सेम है। तो प्रिसाइज वैल्यू को हम, एक ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं पर्सियन जिसकी कम से कम वैल्यू हो, उसका लीस्ट काउंट भी कम हो, लीस्ट काउंट कह लें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, एक ही बात है। तो हर वो वैल्यू जिसका लीस्ट काउंट कम से कम है, दैट इज प्रिसाइज वैल्यू, उसको आप पर्सियन कहते हैं कि वो पर्सियन होती है, प्रिसाइज वैल्यू होती है। हम एक एमसीक्यू से डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज, कि इन सब में ज्यादा प्रिसाइज क्या है या ज्यादा मोर प्रिसाइज किसको आप बोलेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दें, जो छोटी वैल्यू देखो, अल्फा ऑप्शन आपके पास वर्नियर कैलिपर, बीटा ऑप्शन है स्क्रू गेज, चार्ली ऑप्शन है मीटर रॉड और डेल्टा ऑप्शन ऑल। अब आपको चेक करना पड़ेगा सबके लीस्ट काउंट कितने हैं। जो जिसके जितने लीस्ट काउंट, आप जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, आप यही कहेंगे वो मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर की वैल्यू आपके पास होती है 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। इसी तरह से मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, खुद देखें इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, किसका लीस्ट काउंट कम है, वो स्क्रू गेज का है। तो स्क्रू गेज जो है वो इस केस में इसका राइट ऑप्शन होगा कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू जो है वो स्क्रू गेज की है। सबसे ज्यादा कम, जो कम लीस्ट काउंट है, जिसकी कम वैल्यू है, वो स्क्रू गेज की है। तो इस तरह से आप ऐसे एमसीक्यू को आपने ऐसे चेक करना है। उसके बाद देखिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए आप वर्ड यूज करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी और लेस फ्रैक्शन परसेंटेज। मतलब एक्यूरेसी, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पर्सियन में और एक्यूरेसी में फ़र्क है। भाई पर्सियन सिर्फ लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको आप कहते हो आसान वर्ड में। जो एक्यूरेसी आपके पास वो परसेंटेज है, वो परसेंटेज पे डिपेंड करती है, परसेंटेज के अलावा डिपेंड नहीं करती। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज पे डिपेंड करती है, ये परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करती। इसका लेना देना हमेशा परसेंटेज के ऊपर होता है। अब आपने परसेंटेज कैसे निकालनी होती है, उसका फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परसेंटेज का फार्मूला होता है कि लीस्ट काउंट को आप डिवाइड कर दें मेजरिंग वैल्यू से। जो भी आपके पास मेजरिंग वैल्यू है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला है। अगर आपने कभी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट को मेजरिंग वैल्यू पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला। अब देखो एक एमसीक्यू से हम चेक करते हैं। मैंने आपको 2-3 मेन बातें बताई। एक्यूरेसी परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करती, कम से कम लीस्ट काउंट होता है। पर्सियन जो है वो, जो पर्सियन है वो परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करती, वो कम से कम वैल्यू होती है। एक्यूरेसी जो है वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और परसेंटेज निकालने का फार्मूला भी आपको बता दिया। अब चेक करो, अब हम ना इसके असेसमेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। असेसमेंट केसेस आपके पास कौन से होंगे? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ असेसमेंट के रूल्स या पॉइंट्स। पहला इसका रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को आप किस तरह लेके चलते हैं। मतलब आप समझ लो कि आपके पास कोई एक रीडिंग आ गई, वो एडिशन की भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन की भी हो सकती है। हाउ टू सॉल्व इट, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका शॉर्ट
शॉर्टकट जो मैंने इसका की पॉइंट जो शॉर्टकट बनाया हुआ है वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। कभी भी आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस है उसमें आपने हमेशा लीस्ट काउंट को ऐड करवा देना है। और आसान करके बताता हूं, अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो प्लस वाली है या माइनस वाली है, आपने लीस्ट काउंट को बस क्या करवा देना बच्चों, ऐड करवा देना। एग्जाम्पल देखो, ये x1 एक डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी वैल्यू है, ये x2 एक डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी वैल्यू। वो कह रहा है कि आप x निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, ऑप्शन आपके पास होंगे, मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। देखो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जाहिर है आप x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना x2 में से आप x1 माइनस करेंगे। अब देखो 20.5 में से आप 10.5 को माइनस करें, अगर 20.5 में से आप 10.5 को माइनस करते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू 10 आ जाती है। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू होगी 10, आगे लिखना प्लस माइनस क्योंकि आगे प्लस माइनस है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ये वाला जो हिस्सा ना, ये 0.1 या 0.2, यही तो आपके पास लीस्ट काउंट है, इसको आप लीस्ट काउंट कहते हैं या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। यही तो आपके पास वैल्यूज है लीस्ट काउंट की, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 0.2 को 0.1 में आप ऐड करें, जब 0.2 और 0.1 ऐड होंगे तो ये आपने इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यही मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि प्लस में या माइनस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का ये राइट ऑप्शन होगा 0.3 सेंटीमीटर। अब बेटे हमने सेकंड रूल को डिस्कस करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होता है। मतलब पहले तो हमने डिस्कस किया ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रही हो, जैसे सपोज कर लो, पहले इसका एक सिंपल आपको मैं की पॉइंट ऐड करवा देता हूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आएगी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। हमेशा याद रखो, अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होगी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम अनसर्टेनिटीज को ऐड करते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, करंट की वैल्यू है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर, रेजिस्टेंस निकाल लो। अब मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके बताया कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर मुझे ये वैल्यूज ना दी होती, ये वाली वैल्यूज ना होती, तो मैं रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल लेता, वो R = V/I फार्मूला लगाता, आंसर आ जाता। तो बहुत सिंपल था कि R = V/I आप अप्लाई करते हो, ये चिकू करवा लेते इसको। लेकिन R = V/I तब लगाते ना आप, ये दो वैल्यूज का क्या करेंगे। तो चूंकि मुझे पता है कि फार्मूला R = V/I है और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है, इसी वजह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, चूंकि मैंने पहले हिंट लिखवाया आपको कि पहले आपने इन दोनों की परसेंटेज निकालनी, रेजिस्टेंस तो बाद में निकालेंगे हम। जब आप V की परसेंटेज निकालेंगे तो फार्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब आप V की निकालेंगे तो देखो V का ये लीस्ट काउंट होता है, ये वाला हिस्सा लीस्ट काउंट है 0.1, मेजरिंग वैल्यू है 5.2, मैंने लिखा देखो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे आप 100 से, तो ये कितनी आ रही है आपके पास 2%। इसी तरह से आपने करंट की निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जब आप करंट की निकालोगे तो 0.84 भी है, 0.05 भी है, तो यही वाला फार्मूला, ये लीस्ट काउंट है, ये मेजरिंग वैल्यू है, लीस्ट काउंट को आप मेजरिंग वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो लीस्ट काउंट आपके पास 0.05, मेजरिंग वैल्यू है 0.84, मल्टीप्लाई किससे करवाओगे आप 100 से। ये करंट की परसेंटेज की वैल्यू आ गई आपके पास 6%। इसका मतलब आपके पास V की वैल्यू भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की आ गई, आपके पास I की वैल्यू भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की आ गई। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला है V/I। इसका मतलब V की वैल्यू मेरे पास 5.2 और I की वैल्यू मेरे पास 0.8, तो 5.2 को आप 0.8 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे यही होगा 5.2 डिवाइडेड बाय 0.8, तो मेरे पास रेजिस्टेंस का आंसर आ गया 6.19। ये तो सिंपल बात है, मैंने डिवाइड किया, सिंपल सी ये इसकी लॉजिक है। लेकिन आंसर, पूरा आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस इज 6.19, आगे मैंने लिखा प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करवाना है। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास 2% और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास 6%, तो 6% और 2% को ऐड करो तो कितना बन जाएगा, ये आप बच्चों के पास 8%। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा
कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6.19 प्लस माइनस 8%। तो ये सेकंड केस है कि जब भी आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का होगा तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब थर्ड केस पे आ जाओ, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे केसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ पावर इन अनसर्टेनिटी, या पावर फैक्टर क्या होता है अनसर्टेनिटी में। पावर का फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आपने जब भी पावर निकालनी है तो पावर को मल्टीप्लाई करवा दें आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। मतलब जो भी आपके पास पावर है उसको आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करवाएं, दैट इज पावर अनसर्टेनिटी। अब देखो मैं इसके आपको कई एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखो रेडियस की वैल्यू आपके पास 1% है और वो कहता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाले। रेडियस की उसने वैल्यू दी है 1%। अब ऑप्शन आपको दिए होंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने ये फार्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। जब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा, हमेशा याद रखना पावर फैक्टर के अंदर जो भी कांस्टेंट है उनको आपने इग्नोर कर देना। देखो 4/3 पाई, 4/3 भी मैथमेटिकल वैल्यू कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, इसको आपने इग्नोर कर देना। ये रूल है, दोबारा सुन लो। जब भी आप पावर इन अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करोगे, जो भी कांस्टेंट होगा आपने उसको इग्नोर कर देना है। मैंने 4/3 और पाई को इग्नोर किया, मेरे पास रह गया v = r³। अब देखो ये फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला है, इसकी पावर कितनी है आपके पास 3, इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय r%, चूंकि r के ऊपर पावर थी तो पावर शुरू में आ गई, मीन्स की पावर मल्टीप्लाई बाय जिसके ऊपर पावर थी, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय r%। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 1%, तो 3 को 1% से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 3%। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन, अगर आपके पास ऑप्शन गिवन होते तो इसका जो आंसर आपके पास वो कितना आ रहा है 3%। अब और इसके एमसीक्यू करते हैं डिफरेंट ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब बेटा हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास मैस की वैल्यू है 1% और वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 2%, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालें। ऑप्शन ये आपके पास 3%, 4%, 5% और 8%। तो इस तरह के एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv², ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको आपने इग्नोर कर देना। इग्नोर इसको, कांस्टेंट तो कंसीडर ही नहीं होते। 1/2 को इग्नोर करोगे, सिंपली रह जाएगा mv²। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो एक्चुअली वो ऐड हो जाती हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने इनको ऐड करवा देना, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। जब ये ऐड होंगी m + v², अब देखो ये पावर 2 है इसमें, v² का मतलब ये 2 पावर। अगर ये v² है तो आप इसको, मैंने आपको पहले ही बताया पावर रूल ही है कि पावर शुरू में आती है और साथ में आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यह आपके पास हो गया m + v² का मतलब है v² की जगह आप लिखेंगे 2 × v%, ठीक है। जब अब आप सिंपली इसमें वैल्यूज लगा दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास होगी 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू वो 2%, मल्टीप्लाई कराओ तो ये आपके पास टोटल आंसर ऐड करके कितना हो गया 5%। तो इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या आपके पास कि रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू गिवन टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्लस लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। कभी भी आपको कोई भी डाटा आ जाए, अगर उसमें ये चीज़ें उसमें गिवन है, मीन्स कि उसने आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी होंगी और उसने आपको लीस्ट काउंट बताया होगा, जैसे स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है या लीस्ट कोई भी आपके पास है, आपने सिंपली क्या करना है, ये दोनों में वैल्यूज़ लगानी है। इस फार्मूले में जब आप वैल्यूज़ लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूला में आपने वैल्यूज़ लगानी है तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। बेटे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमेंशन, कि डिमेंशंस क्या होती है। देखिए डिमेंशंस का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि डिमेंशंस जो है वो सबसे पहले क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करती है। मतलब डिमेंशंस का क्वांटिटी से नहीं होता कुछ, डिमेंशन क्वालिटी का बताती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि डिमेंशन हमें ये बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, उनका इक्वल होना भी ज़रूरी है। उसके बाद करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन,
मतलब डिमेंशन आपको इक्वेशन की करेक्टनेस का बताती है कि इक्वेशन कितनी करेक्ट है। इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो वो इक्वेशन वैलिड होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। अच्छा, कुछ डिमेंशंस है जो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं, जैसे लेंथ की डिमेंशन एल है, मैस की एम है, टाइम की टी है, ठीक है, टेम्परेचर की केल्विन है, के से आप रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, इसी तरह से करंट की एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कैंडल है, उन्हीं के जो यूनिट होते हैं एक्चुअली वहाँ से डिमेंशन निकलती है। कुछ ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी डिमेंशन हमेशा सेम होती है, जैसे वॉक, टॉक, कपल, इन सबके डिमेंशन सेम है, इनका फार्मूलाज भी सेम है। इसी तरह से प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बच्चों इन सबकी भी डिमेंशन जो है वो हमेशा सेम होती है, इनकी डिमेंशन हमेशा इक्वल आएगी क्योंकि इनके यूनिट सेम है। इसी तरह से स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि स्ट्रेन भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसकी कोई डिमेंशन नहीं होती। अच्छा, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एमसीक्यू लिखा है कि डिमेंशन रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, क्या आपने डिमेंशन की रेशियो लेनी है एंगुलर मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम पर, वो क्या होगी। अब अगर आपको इन दोनों के फार्मूलाज आते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। अब देखो एंगुलर मोमेंटम जो है आप उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है आपके पास mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। और दूसरी वो बात कर रहा है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को आप p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है mv। तो सिंपली अब आप इनकी रेशो ले लो, क्योंकि एमसीक्यू में भी रेशो ही है, तो आप इनकी रेशो ले लो। जब आप रेशो लोगे तो एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा mvr डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में लिखा हुआ है mv, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr होता है और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला आपके पास mv होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम की जो रेशियो है वो आपके पास r के इक्वल आएगी। r का मतलब होता है रेडियस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की आपको पता है कि डिस्टेंस की डिमेंशन को आप लेंथ में लिखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास L होगा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट कभी आपको सिंपल नहीं आएगी, एंटी टेस्ट में हमेशा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आएगी। तो देखो इसमें कोई भी और ऑप्शन नहीं इसका बन रहा, सिर्फ आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है, बीटा इज राइट ऑप्शन। बेटा इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको आते हैं, ये याद रखिए। इस तरह के ई कैट के अलावा भी आपको नस्ट में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे आते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करवा दूँ। देखो उसने आपको एक वैल्यू, एक आपको उसने फार्मूला दिया हुआ है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12 पावर ए और जी पावर बी, ऐसे ही ये पास पेपर के एमसीक्यूज है जिसमें मैं आपको ये करवा रहा हूँ। वो किस तरह से कोई फार्मूला दे देता है, वो कहता है ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर टी जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल एमसीक्यू कि ए और बी की इस फार्मूले में वैल्यू क्या होगी अगर टी जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहली चीज़ तो आपने अपने माइंड में ये लेके आनी है कि यहाँ पे ये फार्मूला किसका बन रहा है। जिस तरह देखते ही टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12 पावर ए जी पावर बी, तो आप बच्चे यहाँ पे समझ जाओगे कि ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का ही फार्मूला है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में भी एल आता है और जी आता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला लिखो 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि डिमेंशंस जो है वो कांस्टेंट को डील नहीं करती, तो 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आप कैंसिल आउट कर दें। यहाँ पे आपके पास सिंपली रह जाएगा t इज इक्वल टू एल ओवर जी, टोटल का स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एल पावर 1/2 और g पावर, क्योंकि g नीचे है, जब g ऊपर में लिखूंगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ये बड़ा मेन एमसीक्यू है कि जो उसने फार्मूला दिया, जो उसने दिया होगा उसके मुताबिक आप फार्मूला लिखें। देखो मैंने ये फार्मूला लिखा तो एल पावर 1/2 आ गई, जी पावर -1/2 आ गई। अब देखो एल के ऊपर क्या लिखा हुआ था बच्चों, ए, इसका मतलब ए की वैल्यू होगी मेरे पास 1/2 और जी के ऊपर क्या लिखा हुआ था, बी, जी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -1/2। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि ए की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए और बी की वैल्यू -1/2, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली ऑप्शन होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1/2 है और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास -1/2 है। इस फॉर्मेट पे भी आते हैं। आसान तरीका ये है कि जो एमसीक्यू आए पहले उसके फार्मूले को अंडरस्टैंड करें, सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू आपसे। उसके बाद एक ये लास्ट एमसीक्यू इस चैप्टर का देख लें, ये हम लास्ट एमसीक्यू इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। एक दफ़ा इस तरह भी एमसीक्यू आया कि उसने एक इक्वेशन दे दी x इज इक्वल टू at² प्लस bt। उसने कहा यहाँ पे x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, वो आपको बताएगा डाटा में कि x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ पे टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उसने डाटा दे दिया। उसने कहा यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, आप a और b का यूनिट निकालें, a और b का यूनिट क्या होगा या a और b की वैल्यूज क्या हों। अब बाजार तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करना आसान नहीं है।
तरीका समझ लो। अगर इस फॉर्मेट पे एमसीक्यू आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एक दरमियान में लाइन लगाएं। देखो x इज इक्वल टू ए टी स्क्र प्लस बी टी, इस तरह की जो जब प्लस वाली वैल्यूज आती है ना तो या माइनस वाली भी हो तो आपने इसको ब्रेक करके लिखना है। मतलब आपने इसको ऐसे लिखना है, कंपेयर करना है x इज इक्वल टू ए टी स्क्र और यहाँ पे आप लिखो x इज इक्वल टू बी टी। मतलब x को पहले ए टी स्क्र के साथ लिख दो, फिर x को आप बी टी के साथ लिख दो। ठीक हो गया, पहले x को ए टी स्क्र के साथ फिर x को बी टी स्क्र के साथ। अब खुद देखो x जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। a वैसे ही आ गया। टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड, तो टाइम का स्क्वायर है तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, ये सेकंड स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a का यूनिट आपके पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से b का भी यूनिट निकाल लो, तो यहाँ पे x का यूनिट, x इज द डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर होगा, b इंटू टाइम का जो यूनिट है वो आपके पास सेकंड है। यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालोगे तो मीटर सेकंड मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जब भी ऐसा एमसीक्यू आए आप कंपेयर करके दोनों की वैल्यूज निकाल लें। तो राइट ऑप्शन होगा मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा इज राइट ऑप्शन, क्योंकि अल्फा में a की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और b की मीटर पर सेकंड। बेटे आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया फंगैट का। ई कैट के लिए, फंगैट के लिए, दोनों आपको पता है दोनों ने यूईटी का टेस्ट देना है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें, ताकि जैसे ही मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाऊं तो फर्स्ट चैप्टर की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली हो। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका टेस्ट भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।